Yes, Assalamualaikum. Today I am going to start the chapter number 4th of Lippincott, that is cholinergic agonist. Cholinergic agonists are also termed as parasympathomimetics and muscarinic drugs. बेसिकली कोलिनर्जिक एगोनिस्ट को हम मस्क्रेनिक ड्रग्स भी कह रहे होते हैं और पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स भी कह रहे होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर ना एंडोजनसली न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं और वो जो न्यूरोट्रांसमीटर्स है ना वो रिस्पॉन्स शो कर रहे होते हैं, कुछ पैरासिम्पैथेटिक कर रहे होते हैं, कुछ सिंपैथेटिक कर रहे होते हैं। अब जो न्यूरोट्रांसमीटर पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, अगर हम कोई ड्रग ऐसी दे रहे हैं एक्सोजनसली आउटसोर्स से हम सब्सटेंस दे रहे हैं, वो अंदर जाके उसी रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही है जहाँ पर वो न्यूरोट्रांसमीटर एक्ट कर रहे हैं और उसी तरह का रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रही है जो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स कर रहे हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि वो मिमिक कर रहे हैं उस रिस्पॉन्स को, माइमेटिक्स हैं वो, ठीक है। अब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स के माइमेटिक्स तो इसलिए हम लोग कह रहे हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स हैं वो ड्रग्स जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स को मिमिक कर रही हैं, जो पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जिसका ऑलरेडी हमारी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस एंडोजनस न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस कर रहा है। अगर हम आउटसोर्स से कोई ड्रग दे रहे हैं और वो उस रिसेप्टर के ऊपर एक्ट कर रही है या फिर कोई इंटरेक्ट एक्शन करके अल्टीमेटली उस रिस्पॉन्स को इन्हांस कर रही है, प्रोनाउंस कर रही है, तो हम कह रहे हैं कि वो जो ड्रग्स हमारे पास हैं वो पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स होती हैं। और एगोनिस्ट का हमें पता है कि वो जो है ना लाइक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट करते हैं और कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हम इसलिए कह रहे होंगे वो कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही होती हैं। और मस्क्रेनिक ड्रग्स, बेसिकली जो मस्क्रेनिक ड्रग्स है ना, हम ओवरऑल अगर बात करें तो कोलिनर्जिक के अंदर ना दो आते हैं रिसेप्टर टाइप्स, एक मस्क्रेनिक आते हैं और एक निकोटीनिक आते हैं। लेकिन प्रीडोमिनेंटली जो इन्वॉल्व होते हैं ना रिसेप्टर्स, वो मस्क्रेनिक रिसेप्टर्स इन्वॉल्व होते हैं। डेट्स वाई हम लोग इन्हें मस्क्रेनिक ड्रग्स भी कह रहे होते हैं। अब कोलिनर्जिक ड्रग्स बेसिकली एक्ट ऑन द रिसेप्टर एक्टिवेटेड बाय एसिटाइलकोलिन। कोलिनर्जिक ड्रग्स उन रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही होती हैं जो एसिटाइलकोलिन एक्टिवेट करती है, यानी कि जिस रिसेप्टर्स पर एसिटाइलकोलिन अटैच होती है उसी रिसेप्टर्स के ऊपर जो है वो कोलिनर्जिक ड्रग्स भी एक्ट कर रही होती हैं। अगर हम इनकी क्लासिफिकेशन देखें, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास डायरेक्ट एक्टिंग है और इनडायरेक्ट एक्टिंग है। डायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास एसिटाइलकोलिन है, बिथैनिकोल है, कार्बाकोल एंड पाइलोकार्पिन है। डायरेक्ट एक्टिंग का मतलब यह है कि जो डायरेक्ट ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली जाके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स के ऊपर एक्ट कर रही हैं और अपना रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही हैं। उनके अंदर हमारे पास सिंथेटिक एसिटाइलकोलिन भी है, बिथैनिकोल है, कार्बाकोल है एंड पाइलोकार्पिन है। दीज ड्रग्स आर शॉर्ट एक्टिंग। ये जो डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये शॉर्ट एक्टिंग है, इनकी हाफ लाइफ जो है वो शॉर्ट होती है। अगर हम इनडायरेक्ट एक्टिंग की बात करें तो इनडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर हमारे पास रिवर्सिबल आ जाती हैं। बेसिकली इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है हम इन्हें क्यों कह रहे हैं, अब उन्हें फर्स्ट में मैंने बोला कि डायरेक्ट एक्टिंग है क्योंकि वो डायरेक्टली जाकर रिसेप्टर्स पर एक्ट कर रही है और रिस्पॉन्स शो कर रही है। इनडायरेक्ट एक्टिंग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये ड्रग्स डायरेक्टली जाके रिसेप्टर्स पर एक्ट नहीं करी, डायरेक्टली जाके रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट नहीं करी। बेसिकली ये ड्रग्स क्या करती हैं, ड्रग्स एक एंजाइम है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज, उस एंजाइम को जाकर इनहिबिट कर देती हैं। और वो एंजाइम कर क्या रहा है, बेसिकली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन में इन्वॉल्व होता है ये एंजाइम। एसिटाइलकोलिन को कोलिन और एसीटेट में कन्वर्ट कर देता है। जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होती है, अपना एक्शन परफॉर्म करती है, साइनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर उसकी अमाउंट होती है, तो फिर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज वहाँ पे जाकर उसे डिग्रेड कर देता है। अब ये एंजाइम ये काम कर रहा है। अब अगर हमने चाह रहे हैं कि पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोनाउंस्ड हो, तो हमने इनडायरेक्ट एक्टिंग जो ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी जाके, ये इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबली जाकर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट करेंगी और अल्टीमेटली क्या होगा, एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी बिकॉज एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज एंजाइम डिग्रेडेशन कर रहा था एसिटाइलकोलिन की, अब वो डिग्रेडेशन नहीं हो रही तो एसिटाइलकोलिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ज़्यादा उसकी रिसेप्टर के ऊपर एक्ट होगा और अल्टीमेटली ज़्यादा रिस्पॉन्स आएगा। इस तरह पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जो है वो प्रोनाउंस्ड हो जाएगा। और जो इनडायरेक्ट एक्टिंग है उनके अंदर जो हमारे पास ड्रग्स फॉल कर रही हैं दैट इज़ एम्बिनोनियम है, डोनेपिजोल है, गलेंटामीन है, नियोस्टिगमिन है, फाइसोस्टिगमिन है, पायरिडोस्टिगमिन है, रिवास्टिगमिन एंड टेक्रीन है। दीज आर द इनडायरेक्टिंग और रिवर्सिबली क्या करिए, इनहिबिट करिए एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को, ठीक है। और इन ड्रग्स के अंदर अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास रिवास्टिगमिन जो है वो डिमेंशिया यानी कि अल्जाइमर डिजीज़ में यूज़ हो रहा होता है बिकॉज जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ना उनका कुछ डिसबैलेंस हो गया होता है, जिसकी वजह से अगर आप एक जो है ना उसको इन्हांस कर दो तो दूसरा जो मतलब ऑब्वियसली कोलिनर्जिक जो है उसका डिक्रीज़ हो गया होगा, जिसकी वजह से अगर आप रिवास्टिगमिन दे रहे हो तो वो कोलिनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर को इंक्रीज़ करके पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स इन्हांस करके कुछ हद तक उसको कंपनसेट कर देती है।
उसके अलावा अगर हम फाइसोस्टिगमिन, नियोस्टिगमिन की बात करें तो ये ड्रग्स एंटीडोट के तौर पर यूज़ हो रही होती हैं। अगर हम कहें कि एट्रोपिन की पॉइजनिंग हो गई है तो उसमें एंटीडोट कौन सी होगी, तो नियोस्टिगमिन, फाइसोस्टिगमिन वगैरह जो है वो यूज़ होती हैं, ठीक है। और ये जो है ना, ये स्टिगमिन्स, ये कार्बामेट्स भी हैं, कार्बामिक एसिड एस्टर्स भी होते हैं ये, ठीक है। और इनकी जो हाफ लाइफ है ना, वो लाइक इस तरह होती है कि ये 8 टू 12 आवर्स इस तरह फॉल करी, हम लोग इन्हें कहते हैं कि ये इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स है, ठीक है। जिस तरह हमने बात की ऊपर, डायरेक्ट एक्टिंग जो है वो शॉर्ट एक्टिंग है और इनडायरेक्ट एक्टिंग जो है वो इंटरमीडिएट एक्टिंग ड्रग्स होती हैं, ठीक है। और ये रिवर्सिबल हैं, रिवर्सिबली इनहिबिट कर रहा है एंजाइम, रिवर्सिबली इनहिबिट हो रहा है एंजाइम एसिटाइलकोलिन। लेकिन अगर हम बात करें इनडायरेक्ट एक्टिंग की, तो उसमें के अंदर जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि ये जो इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स हैं ये इरिवर्सिबली एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर रही हैं। दैट्स वाई इनकी जो हाफ लाइफ है वो ज़्यादा होती है। ये लॉन्ग एक्टिंग ड्रग्स है। इकोथायोफेट इसमें है, इसमें इकोथायोफेट है, पैराथायोन भी होता है, ये ऑर्गेनोफॉस्फेट्स हैं। बेसिकली इनका यूज़ नहीं होता इतना, ये इंसेक्टिसाइड के तौर पर यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन ये इरिवर्सिबली जो है एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। अगर इन केस इसकी इंजेक्शन कर लिया किसी ने और इसकी पॉइजनिंग हो गया, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की पॉइजनिंग हो गया, तो उसके केस में आप अगर एंटीडोट जो दे रहे होते हो वो आप देते हो प्रेलिडोक्साइम। ये जो नीचे लिखा हुआ हमारे पास, रीएक्टिवेशन ऑफ एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज प्रेलिडोक्साइम, ये ऑक्साइम्स जो ग्रुप है उससे बिलोंग करता है और ये एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम जो है उसकी रीएक्टिवेशन करता है, क्योंकि इसकी जो है एफिनिटी होती है टुवर्ड्स द ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स की तरफ इसकी जो है एफिनिटी होती है। फिर ये क्या करता है, जाके ऑर्गेनोफॉस्फेट्स के साथ बाइंड करता है और फिर अल्टीमेटली इसकी बाइंडिंग एफिनिटी इतनी होती है कि ये उसको बाइंड करके जो एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज साथ उसने बाइंड किया होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट्स ने, उसको जो है वो रिलीज़ करवा देता है। एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेज जो है वो रीएक्टिवेट हो जाएगा, दोबारा अपना काम स्टार्ट कर देगा, एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन वगैरह, तो अल्टीमेटली जो पॉइजनिंग है वो रिवर्स बैक होना स्टार्ट हो जाती है। इस तरह हमने देख लिया क्लासिफिकेशन, डायरेक्ट एक्टिंग है, इनडायरेक्ट एक्टिंग रिवर्सिबल है, इनडायरेक्ट एक्टिंग इरिवर्सिबल है, और इसके अलावा जो एंटीडोट है वो प्रेलिडोक्साइम है। अगर हम बात करें स्टाइलकोलिन की, तो डिफरेंट स्टेप्स हैं कि स्टाइलकोलिन सिंथेसिस कैसे हो रही है, फिर उसके बाद उसका रिलीज, ट्रांसपोर्ट वगैरह। अगर हम सिंथेसिस की बात करें स्टाइलकोलिन की, तो बेसिकली कोलिन ट्रांसपोर्टेड इनटू साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन। कोलिनर्जिक न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है वहाँ पे कोलिन ट्रांसपोर्ट होती है, और ट्रांसपोर्टेशन किस तरह हो रही होती है, एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। एक एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम है, उसके थ्रू जो है कोलिन ट्रांसपोर्ट होती है साइटोप्लाज्म ऑफ कोलिनर्जिक न्यूरॉन में, ठीक है। ट्रांसपोर्ट सोडियम, और सोडियम भी साथ जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एक एंजाइम है जो कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, कोलिन को एसिटाइल को ए के साथ, अल्टीमेटली एसिटाइल कोलिन बनाता है। एसिटाइलकोलिन के सिंथेसिस में क्या है कि जो कोलिनर्जिक न्यूरॉन का जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर कोलिन का ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, और कोलिन का ट्रांसपोर्ट एक एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम के थ्रू होता है, बिकॉज हमारे पास जो कोलिन है वो एक क्वाटर्नरी नाइट्रोजन पॉजिटिव चार्ज, एक क्वाटर्नरी नाइट्रोजन है और वो विद पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसा जो सब्सटेंस होता है, ऐसे जो मॉलिक्यूल होते हैं, तो उनके लिए नियरली इम्पॉसिबल है कि वो इजीली क्रॉस कर जाए ना, तो उनके एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम के थ्रू उसकी ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, और कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज एंजाइम वहाँ प्रेजेंट होता है जो रिएक्शन को कैटेलाइज करता है एसिटाइल कोलिन के, क्या करता है वो कंबाइन करता है एसिटाइल को ए को कोलिन के साथ। अब कोलिन तो हमारे पास क्वाटर्नरी नाइट्रोजन विद पॉजिटिव चार्ज है, एसिटाइल को ए कहाँ से आ रहा है, डिराइव्ड फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से ड्राइव हो रहा है, प्रोड्यूस्ड बाय पायरोवेट एंड फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। पायरोवेट और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के प्रोड्यूस्ड, मतलब उसके थ्रू प्रोड्यूस हो रहा है एसिटाइल को ए, और एसिटाइल को ए और कोलिन आपस में मिलके क्या बन रहा है, एसिटाइल कोलिन बना रहे हैं, और एसिटाइल कोलिन जो बन रहा है वो किस एंजाइम के थ्रू बन रहा है, कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज के थ्रू बन रहा है। अब रेट लिमिटिंग स्टेप इसमें क्या है, अपटेक ऑफ कोलिन है, बिकॉज कोलिन जो है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक एनर्जी डिपेंडेंट कैरियर सिस्टम के थ्रू हो रहा है, इसलिए जो उसका अपटेक है वो हमारे पास एक रेट लिमिटिंग स्टेप है, ठीक है। जिस तरह जितना अपटेक ऑफ कोलिन होगा उसके अकॉर्डिंग जो है वो सिंथेसिस होगी एसिटाइल कोलिन की। अब हेमिकोलिनियम हमारे पास क्या है, हेमिकोलिनियम एक ड्रग है जो इनहिबिट करी है ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन इनटू द साइटोप्लाज्म। ये क्या करती है, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ कोलिन जो है उसको इनहिबिट करी है साइटोप्लाज्म की तरफ। अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कोलिन इनहिबिट हो जाएगी तो सिंथेसिस नहीं होगी, क्योंकि कोलिन इज रिस्पॉन्सिबल, नेसेसरी है ना सिंथेसिस के लिए। अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं हो रही तो सिंथेसिस नहीं होगी, सिंथेसिस नहीं हो रही स्टोरेज नहीं होगी, स्टोरेज नहीं होगी रिलीज नहीं होगी, रिलीज नहीं होगी तो वो अपना एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा, तो अल्टीमेटली पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स कम होगा।
हेमिकोलिनियम, लेकिन ये ड्रग्स इतनी यूज़ नहीं होती हैं। कुछ जनरल ऐसी ड्रग्स हैं कि मतलब अगर इनकेस ये हो तो ये हो सकता है। अगर हेमिकोलिनियम कोई इंजेस्ट कर ले, कोई ले ले, तो उसके क्या है कि वो कोलिन का ट्रांसपोर्ट जो है वो इनहिबिट कर देता है साइटोप्लाज्म में। स्टोरेज ऑफ एसिटाइलकोलिन इनटू वेसिकल्स। अब वेसिकल्स जो है ना उसके अंदर एसिटाइलकोलिन का स्टोरेज वो कैसे हो रहा है? एसिटाइलकोलिन इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिग्रेडेशन इनटू वेसिकल्स। अब एसिटाइलकोलिन जब सिंथेसिस हो गया तो उसको प्रोटेक्ट करना है हमने डिग्रेडेशन से, क्योंकि उसका रिस्पॉन्स चाहिए ऑन स्टिमुलेशन। अगर कोई स्टिमुलस मिल रहा है तो एसिटाइलकोलिन रिलीज होगी, तो उससे पहले क्या करना है, उसको एसिटाइलकोलिन को वो ट्रांसपोर्ट हो जाती है डिफरेंट वेसिकल्स में, ताकि वो डिग्रेडेशन से प्रोटेक्ट की जा सके। और अगर इस ट्रांसपोर्टेशन को जो ब्लॉक कर रहा है वो एक ड्रग होती है वेजामिकोल। यहाँ मेंशन नहीं है, वेजामिकोल इज़ द ड्रग जो इनहिबिट कर रही होती है ट्रांसपोर्टेशन। अगर वो ट्रांसपोर्टेशन को इनहिबिट करेगी तो अल्टीमेटली फिर वो जब ट्रांसपोर्ट ही नहीं होगी वेसिकल्स में, फर्दर रिलीज नहीं होगी, तो फिर फर्दर जो है ना वो इनहिबिशन हो जाएगी, मतलब रिस्पॉन्स नहीं आएगा पैरासिम्पैथेटिक। बोट्यूलिनम टॉक्सिन है एक हमारे पास, ये क्या करता है? ब्लॉक रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम वेसिकल्स इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये क्या कर रहा होता है? ये एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है उसको ब्लॉक करता है वेसिकल से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। यानी कि एसिटाइलकोलिन जब रिलीज होती है वेसिकल से साइनेप्टिक क्लेफ्ट में तो उस रिलीज को ब्लॉक कर देता है। जब वो रिलीज ही नहीं होगी तो फिर अपना एक्शन ही नहीं परफॉर्म करेगी। तो बोट्यूलिनम टॉक्सिन जो है वो ये कर रहा होता है। स्पाइडर विनोम की अगर हम बात करें तो ये इंडक्शन मतलब रिलीज करवा रहा होता है। कॉजेज रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन फ्रॉम द वेसिकल्स, ये वेसिकल्स में से एसिटाइलकोलिन के रिलीज को प्रमोट कर रहा है। अब हम लोग अगर बात करें एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेजिस की, एसिटाइलकोलिनेस्ट्रेजिस की आई हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ये इंजाइम्स होते हैं, डिग्रेड कर देते हैं एसिटाइलकोलिन को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में बाय हाइड्रोलाइजिंग। हाइड्रोलाइजिंग करते हैं और साइनेप्टिक क्लेफ्ट में एसिटाइलकोलिन की डिग्रेडेशन कर देते हैं। दैट्स वाई इनडायरेक्ट एक्टिंग ड्रग्स इस इंजाइम को इनहिबिट करके एसिटाइलकोलिन की कंसनट्रेशन को इंक्रीज करके रिस्पॉन्स जो पैरासिम्पैथेटिक है उसको प्रोनाउंस्ड करें। अगर हम कैल्शियम की बात करें, elevated level of calcium causes fusion of vesicles and release of acetylcholine in the synaptic cleft। अब कैल्शियम की क्यों बात हो रही है यहाँ पे? अभी तक हमने बात की सिंथेसिस की, एसिटाइलकोलिन को हमने सिंथेसिस देख ली, उसकी स्टोरेज देख ली। अब रिलीज एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है वो कैसे प्रमोट होगा? कैल्शियम। कैल्शियम इज़ वेरी एसेंशियल, लाइक एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ये होता ही है कि जैसे ही स्टिमुलस मिला है, डिपोलराइजेशन हुई है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, वो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली स्टिमुलस है कैल्शियम वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स के लिए, उनकी ओपनिंग के लिए। जब वो ओपन होते हैं तो अल्टीमेटली क्या होता है, जो कैल्शियम है वो उसका इन्फ्लक्स होता है, एलिवेटेड लेवल होता है कैल्शियम का। जब कैल्शियम अंदर आता है उसका एलिवेटेड लेवल होता है, तो फिर वो कॉज करता है फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्यूजन ऑफ वेसिकल्स। उन वेसिकल्स जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन ट्रांसपोर्ट हुई हुई थी, उन वेसिकल्स जिसके अंदर एसिटाइलकोलिन स्टोर हुई हुई है, उन वेसिकल्स को फ्यूज़ कर देता है कैल्शियम विद साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ उन वेसिकल्स की फ्यूजन हो जाती है और फिर अल्टीमेटली क्या होता है? रिलीज ऑफ एसिटाइलकोलिन इन साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और फिर एसिटाइलकोलिन जो है वो रिलीज़ होती है साइनेप्टिक क्लेफ्ट में। जब वो साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज़ होती है फिर वो अल्टीमेटली जाती है और पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स होते हैं वहाँ पर, मस्कर्निक रिसेप्टर्स, वहाँ पर जाके एक्ट करेगी और फिर अपना जो है रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करेगी अकॉर्डिंग टू द रिसेप्टर टाइप, कि कौन सी है, जी क्यू है, जी इनहिबिटरी है, जी स्टिमुलेटरी है, ठीक है। और उसके अलावा कि कौन सी साइट ऑफ एक्शन कौन सी है, हार्ट है, ब्रेन है, मतलब उसके अकॉर्डिंग फिर जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा होता है। अब इसमें यह है कि कैल्शियम इसलिए रिस्पॉन्सिबल है रिलीज़ के लिए। कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, फ्यूजन होगी वेसिकल्स की साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के साथ, और फिर अल्टीमेटली जो एसिटाइलकोलिन है वो रिलीज़ होगी इनटू द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अगर हम मस्करिनिक रिसेप्टर्स की बात करें तो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स बाइंड विद एसिटाइलकोलिन एंड मस्करीन। मस्करिनिक रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो जो जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर्स होते हैं ना वो एसिटाइलकोलिन के साथ बाइंड करते हैं और मस्करीन के साथ। बेसिकली जो बाइंडिंग है, मस्करीन हमारे पास एक अल्कलॉइड है, ठीक है, तो एसिटाइलकोलिन भी बाइंड कर रही होती है रिसेप्टर के साथ और मस्करीन भी बाइंड कर रही होती है। अब इसके अंदर जो रिसेप्टर टाइप्स है हमारे पास M1 है, M2 है, M3, M4, N5। लेकिन जो ज़्यादा डिस्कस हम लोग करते हैं जिसकी अभी तक ज़्यादा नो हाउ है वो M1, M2, M3 है, फंक्शनली एक्टिव। जी क्यू कपल रिसेप्टर्स की हम बात करें तो ये जी प्रोटीन इनके साथ कपल हुई होती है, इसलिए हम इन्हें जी कपल रिसेप्टर्स कह रहे होते हैं, जी प्रोटीन कपल कह रहे होते हैं। अब जी क्यू के केस में क्या है, M1 पर्टिकुलरली जो है ना वो M1 रिसेप्टर्स वो जी क्यू कपल्स बिलोंग कर रहे होते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है? गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स में प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब जो हमारे पास गैस्ट्रिक पैराइटल सेल्स, ठीक है, अब वो इस इन्वॉल्व होते हैं सिक्रीशंस के अंदर भी इन्वॉल्व होते हैं, पैराइटल सेल्स जो है वो HCl की सिक्रीशन में इन्वॉल्व होते हैं। उसके अलावा अगर हम लोग गैस्ट्रिक बात करें तो बेसिकली अगर जो है ना कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह और उसकी अगर स्मूथ मसल्स में आए तो फिर वो कॉन्ट्रैक्शंस में इन्वॉल्व होंगे।
बेसिकली जब भी जी क्यू के बिलोंग की बात है ना कि जी क्यू से बिलोंग करते हैं, हमारे जहन में ये आना चाहिए जी क्यू जो है वो कॉन्ट्रैक्शन करवाए। अगर जी क्यू से बिलोंग करें तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। जी क्यू क्या करती है, फोस्फोलाइपेज सी को एक्टिवेट कर देती है। फोस्फोलाइपेज सी जो है वो एक एंजाइम है, वो क्या करता है, PIP2 होता है, फोस्फोइनोस्टोल डाइफॉस्फेट, उसको कन्वर्ट करता है DAG और IP3 में, इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट और डाइसाइक्लिस्टोल में। फिर वो आगे से इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट क्या करता है, इंट्रासेलुलर कैल्शियम जो लेवल है वो इन्हांस कर देता है। जब इंट्रासेलुलर कैल्शियम लेवल इन्हांस होता है तो फिर डीपोलराइजेशन होती है और कॉन्ट्रैक्शन होती है। बेसिकली ये वर्ड यहाँ पे मिस्टेकनली लिखा गया है, ये हाइपरपोलराइजेशन नहीं है, ये डीपोलराइजेशन है। जब भी कैल्शियम लेवल ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो डीपोलराइजेशन होती है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। कभी भी हाइपरपोलराइजेशन जब होगी तो फिर वो जो इनसाइड है वो तो नेगेटिविटी की तरफ चला गया ना, तो वो रिलैक्सेशन की तरफ आ जाता है। तो इसलिए ये हाइपरपोलराइजेशन है, ये डीपोलराइजेशन है। हमने जो बात याद रखनी है कि M1 रिसेप्टर्स जो हैं वो क्या फिर करेंगे, जब GQ कपल रिसेप्टर से बिलोंग करते हैं, जब उसके ऊपर बाइंडिंग होगी तो अल्टीमेटली क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी। अगर हम जी इनहिबिटरी कपल की बात करें तो M2 रिसेप्टर्स हैं, बेसिकली प्रेजेंट कहाँ होते हैं, हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब हार्ट में अगर प्रेजेंट है वो कहाँ, साइनोएट्रियल नोड पर प्रेजेंट होते हैं। M2 रिसेप्टर्स हम लोग कहते हैं कि जब भी जी किससे बिलोंग करें, देखें जी इनहिबिटरी से बिलोंग करें। अब जी इनहिबिटरी से हमारे जहन में ये बात आनी चाहिए कि रिस्पॉन्स बिल्कुल रिवर्स होगा, किसके, जी स्टिमुलेटरी से बिल्कुल रिवर्स होगा, ठीक है। अब M1 M2 रिसेप्टर्स जो हार्ट में प्रेजेंट है वो क्या कर रहे होते हैं, ब्रेडिकार्डिया करवा रहे होते हैं, हार्ट रेट को डिक्रीज करवा रहे होते हैं थ्रू वेगल नर्व स्टिमुलेशन। एसिटाइल कोलिन जो है वो क्या करी है, ब्रेडिकार्डिया करी है। M2 रिसेप्टर्स जी इनहिबिटरी से बिलोंग कर रहे हैं और हार्ट के केस में क्या करा रही है, ब्रेडिकार्डिया करवा रही है। स्मूथ मसल्स के केस में भी ये क्या करवाएगी, ये ब्लड वेजल्स की जो स्मूथ मसल्स हैं उसको भी जो है वो डायलेट करवा रही होती है, वेजो डायलेशन करवा रही होती है। लेकिन वो एक एडिशनल मैकेनिज्म होता है कि वो जो है ना रिलीज़ करवाती है नाइट्रिक ऑक्साइड को, और एंडोथेलियल ड्राइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर उसके थ्रू जो है वो वेजोडाइलेशन करवा रही होती है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीज आ सकता है। तो जी इनहिबिटर के केस में हम क्या बात करें, M2 रिसेप्टर्स जो है वो हार्ट में प्रेजेंट है, हार्ट के केस में क्या करें, ब्रेडिकार्डिया करें, हार्ट रेट डिक्रीज करें, और स्मूथ मसल्स के केस में जो ब्लड वेसल्स के केस में अगर हम बात करें तो वेजोडाइलेशन करवा रहे होते हैं। अब जी इनहिबिटर की अगर हम बात करें तो एडेनिलाइल साइक्लेस जो है ना उसको मतलब उसकी कंसंट्रेशन कम हो रही होती है, बिकॉज जी स्टिमुलेटरी में ज़्यादा हो रही है, एडिनाइल साइक्लेस साइक्लिक एमपी इस तरह इंक्रीज़ कर रहा है, कंसंट्रेशन फर्दर प्रोसीजर्स चल रहे होते हैं। लेकिन जी इनहिबिटरी के केस में क्या होता है, इंक्रीज इन पोटेशियम इफ्लक्स, पोटेशियम का जो इफ्लक्स है वो ज़्यादा हो रहा है। बेसिकली पोटेशियम का इफ्लक्स ज़्यादा होने का क्या मतलब है कि पोटेशियम आउटसाइड ज़्यादा जा रहा है, इनसाइड कम है। पोटेशियम एक पॉजिटिव आयन है, केटाइन है, जब वो आउटसाइड ज़्यादा जाएगा, इनसाइड अगर उसकी कमी होगी तो पॉजिटिविटी इनसाइड कम हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव आयन अंदर से बाहर की तरफ मूव कर रहा है। तो जब इनसाइड पॉजिटिविटी कम होगी तो नेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। जब भी इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा हो तो हाइपर पोलराइजेशन होती है, और हाइपर पोलराइजेशन होगी तो रिलैक्सेशन होगी, ठीक है। हाइपर पोलराइजेशन किस केस में होती है, जब इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा हो, वो पोटेशियम आयन बाहर जा रहा हो या क्लोराइड आयन अंदर आ रहा हो, अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इनसाइड नेगेटिविटी ज़्यादा हो रही है और हाइपर पोलराइजेशन हो रही है। और जी इनहिबिटरी के केस में ये हो रहा है, और हार्ट के जी इनहिबिटरी जो है वो हार्ट से बिलोंग कर रहे हैं और ब्रेडिकार्डिया कर रहे हैं और ब्लड वेसल्स की स्मूथ मसल्स तो वहाँ पर रिलैक्सेशन कर रहे हैं। अगर M3 की बात करें तो हमारे पास ये M3 भी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट है, ब्लैडर में है, एक्सोक्राइन है, स्मूथ मसल्स हैं, ठीक है। अब लेकिन M3 के केस में यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ किससे बिलोंग करें। बेसिकली ब्लैडर के केस में ना कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा करवा रहा होता है, जब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है तो कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से क्या होता है कि यूरिनेशन ज़्यादा हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के स्मूथ मसल्स के केस में, तो उसके केस में भी कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो रही होती है। जब कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा हो रही है मीन्स की मोटिलिटी जो है वो भी ज़्यादा हो रही है, मोटिलिटी ज़्यादा होने की वजह से ये जो है वो यूरिनेशन वगैरह ये सब ज़्यादा हो रहा होता है। उसके अलावा अगर हम बात करें सिक्रीशंस की तो वो भी ज़्यादा करवा रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स जब प्रोड्यूस होता है तो सिक्रीशन ज़्यादा हो रही होती है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है, ब्रोंकोस्पैस्म के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसलिए ये भी आई थिंक सो GQ से बिलोंग करेगा क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह हो रही हैं। निकोटिनिक रिसेप्टर्स की अगर हम बात करें तो उसके अंदर NN और NM आ रहे हैं। NN जो है बेसिकली निकोटिनिक रिसेप्टर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट है, और NM जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में प्रेजेंट होते हैं। और ये निकोटिनिक रिसेप्टर्स बेसिकली लिगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर्स होते हैं। जो हमारे पास मस्केनिक रिसेप्टर्स हैं वो जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स हैं, और जो निकोटिनिक हैं वो लिगेंड गेटेड आयन रिसेप्टर्स हैं। पायरेंजापीन है हमारे पास एक ड्रग, M1 एंटागोनिस्ट होती है ये, और रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया प्रोड्यूस कर रही होती है। लेकिन ये एक प्रोडक्ट है, क्लिनिकल रिसर्च की रिसर्च यूज़ किया, ना इसका कोई अभी तक यूज़ अप्रूव्ड हुआ है और ना ही कहीं यूज़ हो रही है। डेरिफेनासिन की अगर हम बात करें तो ये M3 एंटागोनिस्ट है, यूज्ड फॉर ओवर एक्टिव ब्लैडर।
जिस तरह मैंने ऑलरेडी बात की कि वो M3 से बिलोंग करे, जो ब्लैडर के रिसेप्टर्स हैं, जहाँ पे ब्लैडर के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, और ब्लैडर के केस में जब पैरासिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा तो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब कंस्ट्रिक्शन होगी तो अल्टीमेटली क्या होता है, यूरिनेशन ज़्यादा होती है। अब ओवर एक्टिव ब्लैडर अगर है, यूरिनेशन ज़्यादा हो रही है, कंट्रोल नहीं है, तो उसके केस में क्या होगा, M3 एंटागोनिस्ट अगर देंगे तो वो उस ओवर एक्टिव ब्लैडर को जो उसको उसके केस में यूज़ करेगा, उसकी रिलैक्सेशन करवाएगा, यूरिनरी रिटेंशन ज़्यादा करवाएगा, ताकि जो अल्टीमेटली जो यूरिनेशन का ज़्यादा प्रॉब्लम है वो कंपनसेट हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो ओवर एक्टिव ब्लैडर के लिए M3 का एंटागोनिस्ट डेरिफेनासिन जो है वो यूज़ हो रहा होता है। अगर एसिटाइलकोलिन के हम फर्दर एक्शंस की बात करें तो ये ऑलरेडी आई हैव डिस्कस, डिक्रीज इन हार्ट रेट को डिक्रीज़ करें, ब्रेडिकार्डिया, कार्डिक आउटपुट जो है उसको डिक्रीज़ करे। जब हार्ट रेट डिक्रीज़ होगी, ऑब्वियसली के बीट्स जो पर मिनट है टाइम वो कम कर रहा है, मतलब टाइम्स ऑफ बीट्स पर मिनट वो कम हो रही है, जिसकी वजह से कार्डिक आउटपुट जो है वो कम होगी। नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट, ये हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं हार्ट रेट के लिए, क्रोनोट्रोपिक। अगर हार्ट रेट इंक्रीज़ करे तो पॉजिटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है, हार्ट रेट डिक्रीज़ करे तो नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट होता है। यहाँ पे डिक्रीज़ करे इसलिए नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक इफेक्ट कह रहे हैं। डिक्रीज़ इन ब्लड प्रेशर में भी डिक्रीज़ आएगा, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज़ हो रही है, हार्ट रेट डिक्रीज़ हो रहा है। और एक एडिशनल इसका मैकेनिज्म ये है कि वेजोडाइलेशन भी करवा रहा है नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज़ करके। वेजोडाइलेशन हो रही है, रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स कैसे, बाय प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन करके, जो हमारे पास EDRF एंडोथीलियल डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर है उसको। उसके केस में फिर क्या हो रहा है, हमारे पास फर्दर हाइपरपोलराइजेशन हो रही है एंड रिलैक्सेशन ऑफ स्मूथ मसल्स। हाइपरपोलराइजेशन होगी और स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन हो जाएगी, और स्क्रीशंस जो है वो ये इंक्रीज़ कर रहा होता है, मोटिलिटी इंक्रीज़ कर रहा होता है। ब्रोंक्यूल्स के केस में भी जब आप बात करें, स्क्रीशंस इंक्रीज़ कर रहा है, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन के चांसेस होते हैं, ब्रोंकोस्पैस्म के चांसेस होते हैं, यूरिन एक्सपल्शन जो है वो ज़्यादा कर रहा है। आई के केस में जो है सिलरी मसल्स की कंस्ट्रिक्शन कर रहा है, जिसे हम मायोसिस बोल रहे होते हैं। और बिथैनिकोल जो एक डायरेक्ट एक्टिंग ड्रग है, नॉट हाइड्रोलाइज्ड बाय एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस, एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस से हाइड्रोलाइज नहीं होती है, निकोटिनिक एक्टिविटी लैक करती है, क्योंकि देखें हम लोगों ने ऑलरेडी बात किया है कि जो हमारे पास बिथैनिकोल है ये एक सिंथेटिक ड्रग है, तो वो उसकी जो है अगर वो एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस से डिग्रेड नहीं हो रही तो इसकी वजह से उसका भी एक्शन कुछ प्रोनाउंस होगा। और लैक निकोटिनिक एक्टिविटी है, निकोटिनिक एक्टिविटी लैक कर रही होती है, सिर्फ मस्टेनिक रिसेप्टर्स प्रोटेक्ट करेगी। यूज टू ट्रीट न्यूरोजेनिक एटोनी एंड मेगाक्लोन एटोनिक ब्लैडर। एटोनिक का मतलब होता है मूवमेंट ना होना, टोनिसिटी का वर्ड हम यूज़ करते हैं मूवमेंट के लिए, एटोनिक यानी कि मूवमेंट ही नहीं है, तो ये कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज़्यादा करवा रहे होते हैं हमारे पास पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स, तो इसलिए मेगाकोलोन या एटोनिक ब्लैडर या न्यूरोजेनिक एटोनी जो है उसमें ये यूज़ हो रहे होते हैं। साइड इफेक्ट्स क्या कर सकते हैं, डायरिया कर सकते हैं, बिकॉज जब मोटिलिटी ज़्यादा होगी तो डायरिया के चांसेस हो सकते हैं। ब्रोंकोस्पैस्म सिक्रीशन ज़्यादा होंगी तो ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, तो ब्रोंकोस्पैस्म के चांसेस हो सकते हैं। कार्बाकोल की अगर हम बात करें तो वो मस्लिनिक और निकोटिनिक एक्शन दोनों रखती हैं, जबकि हमारे पास जो बिथैनिकोल थी उसका सिर्फ मस्लिनिक एक्शन है, निकोटिनिक एक्शन नहीं है। और कार्बाकोल क्वाटर्नरी अमाइन है, मायोसिस कोज कर रही है, स्पैस्म ऑफ एकोमोडेशन, साइक्लोस्पैस्म भी हम कह रहे होते हैं इसे। और यूजेस थेराप्यूटिक के अंदर रेयरली यूज्ड इन ग्लूकोमा, ग्लूकोमा में रेयरली यूज़ हो रही होती है। पाइलोकार्पिन की अगर हम बात करें तो ये एसिटाइलकोलिन का एस्टर है, टर्शरी अमाइन है, पेनिट्रेट कर सकता है CNS के अंदर, और M3 रिसेप्टर से जो है ये बिलोंग करता है। इसके थेराप्यूटिक यूजेस की अगर हम बात करें तो ये स्क्रीटागोग है, यानी कि स्क्रीशंस जो है उसको इंक्रीज़ करता है, इसलिए किस में यूज़ हो रहा है, सजोगरन सिंड्रोम में यूज़ हो रहा है। सजोगरन सिंड्रोम बेसिकली है सिंड्रोम हैविंग ड्राई माउथ एंड ड्राई आइज, जिसमें हम कहते हैं सैंडी आइज हो गया, ड्राई माउथ हो गया, स्क्रीशंस बहुत कम है, तो उसके केस में यूज़ हो रहा है। जीरोस्टोमिया भी अब ड्राइनेस ऑफ माउथ होती है, और इसका जो ड्रग ऑफ चॉइस है किसके अंदर, ग्लूकोमा के अंदर, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज़ करके जो ग्लूकोमा है उसको ट्रीट करता है। साइड इफेक्ट्स इसके केस में क्या हो सकते हैं, डायाफ्रेसिस है, इंक्रीज्ड स्वेटिंग एंड स्लाइवेशन, यानी कि सारी बातें जब वो स्क्रीशन ज़्यादा करेगा तो उसके केस में जो साइड इफेक्ट्स अपीयर हो सकते हैं कि स्वेटिंग ज़्यादा हो गया, स्लाइवेशन ज़्यादा हो गया, मोटिलिटी वगैरह ज़्यादा हो गया, इस तरह से। अब नेक्स्ट हमारे पास इनडायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट हैं, और ये हम लोग जो है वो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे, तो इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट टाइम जो 4th चैप्टर है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको किसी किस्म की कोई क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।